हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये हमारी 8th वीडियो है फाइनल फेज पे गांधी एरा पे। जो गांधी एरा कब से कब तक चला था, 1917 से लेकर 1947 के पीरियड को गांधी एरा बोलते हैं। और ये हमारी 8th वीडियो है। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको भी देख सकते हो। ठीक है, तो करते हैं आज का टॉपिक हम स्टार्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे हम। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास कब हुआ था? ठीक है, 1935 में। और कमेंस्ड कब हुआ था? 1 अप्रैल 1937 में। सुप्रीम इंपॉर्टेंट डेट है, एज इट इज आप रिमेंबर रखोगे। और इसको रिप्लेस किसने किया था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब कब बना था और फोर्स कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में कम इनटू एग्जिस्टेंस आया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसने रिप्लेस किया था किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। सुप्रीम इंपॉर्टेंट, एज इट इज रिमेंबर रखोगे। ठीक है, तो जब ये एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो तब ये सबसे बड़ा एक्ट था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। एज इट इज ही रिमेंबर रखोगे। कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो ये जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये किस पे बेस्ड था? ठीक है, ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे बेस्ड था जो 1927 पे आई थी। अगर आपने ये नहीं देखा है लेक्चर तो प्ले लिस्ट में जाकर आप इसको भी देख सकते हो। ठीक है, और रिकमेंडेशन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की रिकमेंडेशंस पे था। ठीक है, बेस्ड था कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, और जो व्हाइट पेपर पब्लिश हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1933, ये बेस्ड किस पे था? थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे। इस पे भी बेस्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये चीजें थी, एज इट इज आप इसको रिमेंबर रखोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या क्या फीचर क्या क्या थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के? वन बाय वन हम इसको पढ़ते हैं अब। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि ऑल इंडिया फेडरेशन जो है वो लाया गया। ठीक है, बट ये जो है ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था, एग्जिस्टेंस में नहीं लाया गया ऑल इंडिया फेडरेशन। बस रिकमेंडेशन दी थी इसने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर आया था, बट ये फाइनली एग्जिस्टेंस में नहीं, एस्टेब्लिश नहीं हो पाया था। क्यों? क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि वो इंडियन फेडरेशन में हिस्सा लेंगे, पार्ट लेंगे। ठीक है, वो नहीं आना चाहते थे। क्यों नहीं आना चाहते थे? उसके पीछे दो रीज़न थे। एक तो क्या कि वो ठीक है, वो प्रिंसली स्टेट में क्या थी? मोनार्की थी। और वो देख रहे थे कि कांग्रेस अगर फेडरेशन में आए तो कांग्रेस की डोमिनेंसी में रहना पड़ेगा, जिस वजह से क्या होगा कि उनकी मोनार्की जो खत्म हो जाएगी। क्योंकि कांग्रेस जो थी वो क्या कर रही थी? वो क्या ला रही थी? डेमोक्रेसी ला रही थी कंट्री में। ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, एज इट इज आप रिमेंबर रखोगे। और डोमिनेंस में नहीं आना चाहते थे। और जो कांग्रेस की जो डेमोक्रेसी लाना चाहती है और मोनार्की थी कहाँ पे? प्रिंसली स्टेट की। इसलिए प्रिंसली स्टेट कहाँ पे? जो फेडरेशन में उन्होंने पार्ट नहीं लिया था, इस वजह से जो इंडियन फेडरेशन सक्सेसफुल नहीं रही। ठीक है, तो नहीं बन पाई थी फाइनली। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो वन बाय वन फेडरल लेवल में क्या एग्जीक्यूटिव का जिक्र करेंगे हम। ठीक है, तो ठीक है, तो क्या सब्जेक्ट डिवाइड हुए? जो एग्जीक्यूटिव के सब्जेक्ट थे रिजर्व और ट्रांसफर में दो डिवाइड हुए सब्जेक्ट। एग्जीक्यूटिव में सब्जेक्ट आते हैं और उसमें डिवाइड हुए हैं दो पार्ट में, एक रिजर्व में और एक ट्रांसफर में। सुप्रीम इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो रिजर्व सब्जेक्ट किसके अंडर आते हैं? ये वाइसराय के अंडर आते हैं। वाइसराय एडमिनिस्ट्रेट करते हैं इन सब्जेक्ट को विद द हेल्प ऑफ किसकी हेल्प से? 3 काउंसलर की हेल्प से। ठीक है, और इन काउंसलर को अपॉइंट कौन करता है? वाइसराय करते हैं। ये नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, ये कोई इलेक्टेड मेंबर नहीं है, लेजिस्लेचर के द्वारा इलेक्ट नहीं होके आते हैं काउंसलर। ठीक है, तो इनकी मदद से रिजर्व सब्जेक्ट को, ठीक है, एडमिनिस्टर कौन करते हैं? वाइसराय करते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आते हैं? ठीक है, इसमें डिफेंस था। ठीक है, उसके बाद ठीक है, एक्लाजॉस्टिकल अफेयर्स, जी चर्च के रिलेटेड अफेयर्स होते हैं वो। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स, प्रेस, पुलिस, टैक्सेशन, जस्टिस, पावर रिसोर्स और ट्राइबल अफेयर आते हैं किसमें? रिजर्व सब्जेक्ट में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एज इट इज वन बाय वन नेम आपको याद रखने हैं, आपके एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ट्रांसफर सब्जेक्ट की बात करते हैं। ट्रांसफर सब्जेक्ट की कौन कौन से ट्रांसफर सब्जेक्ट हैं? तो ट्रांसफर सब्जेक्ट को भी कौन एडमिनिस्टर करता है? वाइसराय, बट हेल्प किसकी हेल्प से? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हेल्प से। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 10 से ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, और ये इलेक्ट होंगे थ्रू लेजिस्लेचर से इलेक्ट होंगे। ठीक है, थ्रू इलेक्शन ये। ठीक है, कौन इलेक्ट होंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है,
तो ठीक है, तो इसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट आते हैं? इसमें लोकल गवर्नमेंट का ज़िक्र होता है, लोकल गवर्नमेंट के जो सब्जेक्ट हैं वो आता है। इसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट थे? लोकल गवर्नमेंट थी, फॉरेस्ट था, एजुकेशन था, हेल्थ, ठीक है, एटसेट्रा। ये कुछ सब्जेक्ट थे जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में आते हैं, ठीक है? और इनको कौन एडमिनिस्टर करता है? वाइसराय करते हैं विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है? सुप्रीम इम्पोर्टेंट। और नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें क्या कि डायरकी लाई गई सेंटर में। डायरकी मीन्स 2 पावरें जो हैं 2 भागों में बँटी गई। एक तो वाइसराय काउंसलर वाइसराय और इनके काउंसलर जो थे वो एडमिनिस्टर करेंगे रिजर्व सब्जेक्ट को, एक ये। और दूसरा क्या हमने अभी बात देखी, ट्रांसफर सब्जेक्ट को कौन करेंगे? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाइसराय एडमिनिस्टर करेंगे विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है? वो ट्रांसफर सब्जेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। एज इट इज ही आपको ये भी रिमेंबर रखने हैं। तो डायरकी लाई गई थी सेंटर में, ठीक है? एज इट इज रखना है आपको रिमेंबर कि डायरकीज कहाँ पे? सेंटर में, ठीक है? जो प्रोविंसेस में वो हटा दी गई थी, ठीक है, रिमूव कर दी थी डायरकी। जो डायरकी कहाँ कब लाई गई थी? पहले सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत आई थी, बट इसको रिमूव कर दिया गया अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के चलते। कहाँ से? प्रोविंसेस से। हम जब प्रोविंसेस स्टडी करेंगे आगे तो उसमें हम देखेंगे कैसे क्या होता है, ठीक है? और डायरकी अब क्या है? सिर्फ सेंटर में है। एज इट इज रिमेंबर रखोगे, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है, क्या देखा हमने आगे? बाई कैमरल लेजिस्लेचर होगा, ठीक है? तो इसमें क्या होगा कि 2 हाउसेस होंगे, ठीक है? अपर हाउस जो काउंसिल ऑफ स्टेट रहेगा, ठीक है, ये परमानेंट बॉडी है, ठीक है? और ठीक है, फिर ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली की जिक्र करेंगे, फेडरल असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट, ये 2 हाउस बाई कैमरल लेजिस्लेचर 2 हाउसों में डिवाइड हुआ, ठीक है? तो ठीक है, लेजिस्लेचर किसमें? 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ। एक तो क्या कि पावरें डिस्ट्रीब्यूट होंगी, ठीक है, सेंटर के पास, सेंट्रल ठीक है, फेडरल असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट में, ठीक है? सुप्रीम इंपॉर्टेंट किस में? फेडरल असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट में, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है? तो इसमें ठीक है, हम देखेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट में क्या ये अपर हाउस है और ये परमानेंट बॉडी है, ठीक है? तो जैसे आज राज्यसभा है, ये इसी का प्रेडिसीजर है। कौन सा? काउंसिल ऑफ स्टेट। आज भी हम काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं ना राज्यसभा को, तो ठीक है। तो ये कब लाया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत लाया गया था, ठीक है? और इसके 1/3 मेंबर जो होंगे वो रिटायर हो जाएंगे एवरी 3rd ईयर, ठीक है? हर 3 साल बाद इसके 1/3 मेंबर क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो इसमें कितने मेंबर होंगे? 360 मेंबर्स थे इसमें, ठीक है? इसमें 156 जो थे वो रिप्रेजेंट किसको कर रहे थे? ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस को कर रहे थे। और वो एक 104 जो थे वो इंडियन प्रिंसली स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है? तो कुल मिला के मेंबर कितने थे इसके? 260 मेंबर थे। सुप्रीम इंपॉर्टेंट किसके? काउंसिल ऑफ स्टेट के, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? और फेडरल असेंबली के बारे में देखते हैं, ठीक है? जो फेडरल असेंबली में थे उसके टोटल मेंबर कितने थे? 375 मेंबर्स, ठीक है? और जिसमें 250 रिप्रेजेंट करेंगे किसको? ब्रिटिश इंडिया को। और 125 किसको रिप्रेजेंट करेंगे? प्रिंसली स्टेट को। सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है? और इसका जो टेन्योर रहेगा फेडरल असेंबली का वो कितना रहेगा? 5 ईयर। सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो ये भी डेटा, ये भी आपको जो फैक्ट है ये रिमेंबर रखना है एज इट इज, ठीक है? तो इसमें क्या होगा कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा किसमें? फेडरल असेंबली में, ठीक है? ठीक है, तो फेडरल असेंबली में क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी हो सकता है अगर, ठीक है, अगर मेजॉरिटी नहीं रहती है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी हो सकता है। कहाँ पे? मगर ये किस में होगा? सिर्फ फेडरल असेंबली में होगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होगा वो काउंसिल ऑफ स्टेट के अगेंस्ट नहीं चलाया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो परमानेंट बॉडी है इसलिए, क्योंकि वो डिसॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है? तो बाई कैमरल, ठीक है, इम्प्लीमेंट स्टेट्स में भी जो प्रोविंसेस थे ना, 6 प्रोविंसेस, टोटल 11 प्रोविंसेस थे, उसमें से 6 प्रोविंसेस में बाई कैमरल लेजिस्लेचर यहाँ भी लाया गया। तो वो कहाँ कहाँ पे लाया गया था? एज इट इज आपको रिमेंबर रखना है। कहाँ पे? बंगाल में, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम, यूनाइटेड प्रोविंस में क्या लाया गया? बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है? इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर चैम्बर या अपर हाउस और लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ये प्रेडिसीजर है किसका? लोकसभा का। जो प्रेजेंट डे लोकसभा है इसका प्रेडिसीजर है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है? तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो डिवीजन, जो पावरें थी वो डिवाइड हुई 3 लिस्ट में। ये सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसमें फेडरल लिस्ट में आ गया 59, जिसमें सेंटर के अंडर आएगा। ये फेडरल लिस्ट के जो भी सब्जेक्ट होंगे कितने होंगे? 59, जो किसके अंडर आएंगे? सेंटर के अंडर, ठीक है? पावर है सेंटर के पास कि उन सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी, ठीक है, कानून लॉ बनाना है तो वो किसके पास पावर है? सेंटर के पास है। और प्रोविंशियल लिस्ट में कितने आएंगे? जो प्रोविंसेस के पास पावर है इसके रिगार्डिंग 54 सब्जेक्ट आएंगे इसके। और कॉन्करेंट लिस्ट के पास, दोनों के पास, प्रोविंसेस के पास भी पावर है और सेंटर के पास भी। इसमें कितने सब्जेक्ट आएंगे? 36 सब्जेक्ट की बात करी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1936 के तहत, 35 के तहत, सॉरी,
ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो ठीक है सेपरेट इलेक्टोरेट, इसमें और ज़्यादा एक्सटेंशन हुई थी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, और जो पीछे बोला गया था साइमन कमीशन या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जिसका ठीक है जिक्र किया या कॉमनवेल्थ अवार्ड में, ठीक है, तो वो आगे और ज़्यादा इसमें एक्सटेंशन हुई थी। ठीक है, किसमें, सेपरेट इलेक्टोरेट में। ठीक है, मुस्लिम, सिख, यूरोपियन, इंडियन, क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियन को किसमें, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया इसके थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू। डिप्रेस्ड क्लास की भी बात करी गई थी पहले, जो कॉमनवेल्थ अवार्ड में करी गई थी बात, बट पूना पैक्ट के चलते जो गांधी ठीक है गांधी और बी आर अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय के बीच में जो एक्ट हुआ था पूना पैक्ट, ठीक है, उसके तहत इसको नलीफाई कर दिया गया था। किसको, कॉमनवेल्थ अवार्ड अंडर किसके, डिप्रेस्ड क्लास को जो सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात करी गई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में या कॉमनवेल्थ अवार्ड में, उसको नलीफाई किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 80% जो बजट होगा वो नॉन वोटेबल होगा, केवल जो 20% जो बजट है ना, 20% बजट जो है वो वोटेबल होगा। ठीक है, और 80% बजट जो है नॉन वोटेबल होगा। ठीक है, तो ये किसके तहत बोला गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बोला गया। ठीक है, उसके बाद ठीक है वाइस पास बहुत ज़्यादा पावरें थी। ठीक है, वो क्या करते, वो ग्रांट किसी भी ठीक है सरकार की ग्रांट्स जो हैं वो कम कर सकते हैं। ठीक है, बिल को, कोई भी रिजेक्टेड बिल जो सेंट्रल लेजिस्लेचर में जो बिल रिजेक्ट हुआ है उसको ये पास कर सकते हैं, और यहाँ सेंट्रल लेजिस्लेचर में जो पास हुआ उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर सेंट्रल लेजिस्लेचर इसको कोई बिल को रिजेक्ट करता है तो इसको सर्टिफाई भी कौन कर सकते हैं, वाइस राय के पास ये पावर थी। इशू कर सकते थे ऑर्डिनेंस, ये भी वाइस राय के पावर दी गई अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के चलते, और इनको ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, वीटो को एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये भी दिया गया था। पावरें थी किसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के चलते किसको दी गई थी, वाइस राय को अनलिमिटेड पावर दी गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब हम देखते हैं। ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई इसके। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के चलते क्या दिया गया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी सुप्रीम इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई और डायरकी रिप्लेस की गई। जैसे मैंने पहले बोला था कि डायरकी जो है वो रिप्लेस हो गई कहाँ से, प्रोविंसेस से। ठीक है, और यहाँ क्या दी गई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई इनको, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ठीक है, इनको सेपरेट लीगल एंटिटी समझा गया है ये। ठीक है, ये फ्रीड और अंडर डायरेक्ट, ठीक है, किसकी अंडर आएगी, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के अंडर आएगी। डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल किसको करने लगे अब, ब्रिटिश क्राउन को। ठीक है, अब इन पे कोई भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या वाइस राय के ठीक है पावरें अंडर ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं थे। कौन सी, प्रिंसली स्टेट या प्रोविंसेस। ठीक है, ये डायरेक्टली किसको रिस्पॉन्सिबल थे, ब्रिटिश क्राउन को, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ठीक है, तो ये अपनी इंडिपेंडेंट थे, फाइनेंशियल पावर और रिसोर्सेज से इंडिपेंडेंट थे अंडर किस में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इनको दिया। ठीक है, तो ये अपनी कोई ठीक है लोन ले सकते हैं कहीं से भी। ठीक है, तो इनको अब गवर्नमेंट ऑफ ठीक है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनसे कोई भी इनको जो परमिशन लेने की ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं थी इसमें। ठीक है, तो ये सिक्योरिटीज़ अपनी मर्जी से रख सकते थे। ठीक है, जो भी, और लोन वगैरह ले सकते थे। ठीक है, और फाइनेंशियल पावर दी गई, और ठीक है रिसोर्सेज भी अंडर दिस एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो इसमें अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में देखते हैं, प्रोविंशियल में एग्जीक्यूटिव, जो प्रोविंसेस में एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो क्या जो क्राउन है, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन है, वो एक नॉमिनेट करेगा किसको, गवर्नर को, यही एडमिनिस्टर करेंगे किसको। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा क्राउन का, तो वो होंगे गवर्नर। ठीक है, तो इनको भी एक्सेसिव पावर्स थी। ठीक है, तो ये किंग्स के बिहाफ पे ठीक है रूल करेंगे कहाँ पे, प्रोविंसेस में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, सुप्रीम इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है, ठीक है, तो लोगों ठीक है इसमें स्पेशल पावर दी गई गवर्नर को अंडर किसके, रिगार्डिंग माइनॉरिटीज़ के बारे में अगर कोई भी डिसीजन लेना ये ले सकते थे। सिविल सर्वेंट राइट्स के बारे में अगर कोई डिसीजन है वो गवर्नर लेंगे। लॉ एंड ऑर्डर, ब्रिटिश ठीक है बिजनेस इंटरेस्ट जो होगा, ठीक है एरियाज, प्रिंसली स्टेट्स की बात करें और सो ऑन, ये सभी किसकी पावर थी, पावरें किसको दी गई, एक्सेसिव पावर्स गवर्नर को। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, लेजिस्लेचर देखते हैं, प्रोविंसेस में लेजिस्लेचर के बारे में वन बाय वन फैक्ट देखते हैं। ठीक है, लेजिस्लेचर की बात करें तो सेपरेट इलेक्टोरेट यहाँ भी देखने को मिलता है, जो कॉमनवेल्थ अवार्ड के तहत था। ठीक है, वो यहाँ पे भी देखने को मिलता है हमें। ठीक है, मेंबर्स जो इलेक्ट डायरेक्टली मेंबर इलेक्ट होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि जो ठीक है जो मेंबर्स थे वो इलेक्ट होंगे डायरेक्टली कहाँ पे, प्रोविंसेस में, सुप्रीम इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, और वुमेन को राइट टू वोट दिया गया। ठीक है, जैसे मैन को वोट था, राइट टू वोट, ऐसे वुमेन को भी दिया गया अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहाँ पे, प्रोविंसेस में। ठीक है,
ठीक है, और मिनिस्टर करेंगे एडमिनिस्टर्ड प्रोविंसेस को, बट हेड कौन करेगा, गवर्नर करेंगे हेड, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मिनिस्टर जो भी होंगे वो आंसरेबल ठीक है होंगे, ठीक है, प्रोविंसेस के लिए। ठीक है, और एडवर्स वोट के तहत इनको रिमूव भी किया जा सकता है अगर ये इनके पास जो मेजॉरिटी नहीं रहती है तो। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें भी ठीक है ये लेजिस्लेट कर सकते हैं या कानून बना सकते हैं किसके किसके रिगार्डिंग, कौन कौन के सब्जेक्ट के अंडर। एक तो प्रोविंसेस में जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे और एक कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट थे उनके अंडर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, गवर्नर के पास अथॉरिटी थी कि वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं किसी को बिल को, या किसी भी बिल को असेंट दे सकते हैं। ठीक है, ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकते हैं, और ठीक है कोई भी गवर्नर एक्ट ला सकते हैं। ठीक है, एज इट इज़ आपको ये भी बातें रिमेंबर रखनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, फेडरल कोर्ट लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के रहते। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या था, इसका एक और फीचर क्या था कि फेडरल कोर्ट लाया गया, ऑल इंडिया ए फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया लाया गया। कब एस्टेब्लिश जो हुआ था, ठीक है, दिल्ली में एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, तो वो ठीक है किसके लिए आया था कि कोई भी डिस्प्यूट जो है प्रोविंसेस या प्रोविंसेस में है या कोई स्टेट्स सेंटर में है, ठीक है, सेंटर और प्रोविंस के बीच है, उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए क्या बनाया था, फेडरल कोर्ट। कब, ठीक है, 1935 में। तो ठीक है, इसमें एक चीफ जस्टिस होगा और 6 जजेस होंगे। ठीक है, मैक्सिमम 6 जजेस होंगे और एक चीफ जस्टिस होगा। ठीक है, तो फेडरल कोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और उसके आगे देखते हैं, वहाँ आगे नेक्स्ट फीचर देखते हैं, इसके तहत क्या हुआ था कि रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी कुछ स्टेट्स में। ठीक है, जैसे सिंध को बॉम्बे से अलग कर दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के चलते। बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया, बिहार उड़ीसा स्प्लिट कर दिए गए। बर्मा जो प्रेजेंट है म्यांमार है, ठीक है, उसको सेपरेट किया था इंडिया इंडिया से किसके तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। और फाइनली कब ये सेपरेट कब हुआ था, 1937 में। सुप्रीम इंपॉर्टेंट डेट है, एज इट इज आप रिमेंबर रखोगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जो एडन है ना, एडन जो आज प्रेजेंट डे पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ यमन एक देश है, ठीक है, एशिया में है। ठीक है, तो वो उसको सेपरेट किया था भारत से, और इसको एक ठीक है कॉलोनी बना दिया था। ठीक है, किसकी, क्राउन कॉलोनी बना दिया गया था किसको, एडन को। ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। ठीक है, अंडर किससे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। ठीक है, और इसके फीचर क्या थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के, वन बाय वन हम पढ़ते हैं, और फीचर भी कौन कौन से थे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, जो ठीक है, तो एक तो इसमें ठीक है सुप्रीमेसी दी गई किसको, जो प्रोविंशियल थे, ठीक है, इंडियन लेजिस्लेचर को, बोथ प्रोविंशियल में और फेडरल में भी। ठीक है, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने स्टिल जो थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट की क्या थी, सुप्रीमेसी थी किस पे, इंडियन लेजिस्लेचर, चाहे वो प्रोविंशियल में हो या फेडरल में हो। ठीक है, सेंटर में हो। ठीक है, तो फेडरल रेलवे अथॉरिटी सेटअप हुई अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, जो कंट्रोल करेगी इंडियन रेलवे को, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस एक्ट के चलते ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो था वो एस्टेब्लिश हुआ था कब, 1935 में, और ये किसकी रिकमेंडेशन पे बेस्ड था, सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। ठीक है, तो हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी, जिसके चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू एस्टेब्लिश हुआ था क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें लाई गई थी इसके तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। ठीक है, तो इसमें क्या कि फेडरल प्रोविंशियल एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी लाया गया भारत में, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ठीक है, तो ये एक ऐसा एक्ट था जिसके थ्रू क्या एक रिस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इंडिया में आई। ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। ठीक है, किस एक्ट के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के चलते। ठीक है, उसके बाद ठीक है, तो इसने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने काउंसिल ऑफ इंडिया को अबॉलिश किया। ठीक है, जो एस्टेब्लिश किसने किया था, काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश कब हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के चलते। सुप्रीम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने इसको अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, तो क्या नेशनलिस्ट जो लीडर थे उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ऊपर, ये देखते हैं अब हम। ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो नेशनलिस्ट लीडर थे, ठीक है, उन्होंने इसका फेवर नहीं किया, इसको सपोर्ट नहीं की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को, क्योंकि इन्होंने ये मानते थे कि जो वाइसराय और गवर्नर को बड़ी ही एक्सेसिव पावर और स्पेशल पावर दी गई हैं अंडर किसके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के चलते। ठीक है,
और ये नहीं, और दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के चलते जो कॉम्युनल इलेक्टोरेट की जो बात करी गई थी उसको और ज़्यादा एक्सपेंशन दी गई थी, उसके फेवर में भी नहीं थे। ठीक है, कांग्रेस, चाहे वो कांग्रेस नेता हों, चाहे वो इंडियन नेशनलिस्ट लीडर हों, ठीक है, वो इसके पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि ये और ज़्यादा डिवाइड कर रहे हैं, कौन, ब्रिटिशर, और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को और एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके चलते ये इसके फेवर में नहीं थे, ये क्रिटिसाइज़ करते हैं इसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या चाह रहे थे कांग्रेस वाले, कांग्रेस और नेशनलिस्ट जो लीडर थे वो उसकी जगह क्या डिमांड कर रहे थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की जगह पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कर रहे थे कि जो इलेक्ट होगी किसके बेस पे, अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे। ठीक है, और जिसको हक दिया, जिसको राइट दिया जाए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम करे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये उनकी डिमांड, किसकी डिमांड थी, कांग्रेस की डिमांड थी। ठीक है, तो जो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया किसने दिया था, तो वो एम.एन. रॉय जी ने दिया था। कब, दिसंबर 1934 में। सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये डेट है कि सबसे पहले राय जो ठीक है, आइडिया किसने दिया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, तो एम.एन. रॉय ने दिया था। कब, दिसंबर 1934। ठीक है, और ऑफिशियल डिमांड कब रही थी कांग्रेस ने, ठीक है, तो वो रखी थी 1935 में। सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये फैक्ट भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या कि हमने पहले भी पढ़ा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रिप्लेस किसने किया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कब लाया, ऐसे बना तो नवंबर 26 1949 को बना था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट ऑपरेशन में कब आया, ठीक है, ऑपरेशनलाइज कब हुआ, ठीक है, 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, तो तभी से हम रिपब्लिक डे बनाते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसने क्या किया था, रिप्लेस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, डिटेल में पढ़ा। ये हमारे फाइनल फेज ऑफ जो इंडियन नेशनल मूवमेंट का फाइनल फेज है उसकी 8th वीडियो है। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको भी देख सकते हो। आपको वीडियो ये अगर अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी इसको शेयर कि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, आप फर्दर अपडेट के लिए उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।